Good morning, students, and welcome to my class. Last time we studied chapter number 3, the theory base of accounting, and some principles we are discussed. And now we take the next point, full disclosure principle. According to the full disclosure principle, when we record all business transaction into the books of account, we disclose all type of information related to the business organization. Therefore, the business results show the true and fair picture of the business organization, and the financial position show the actual position of the business, and the users of the business organization can take suitable decision for the business. So we can say that all the important and relevant information to the users are disclosed into the books of accounts. Fifth point is materiality principle. Materiality principles means, according to this principle, when we record the business transaction into the books of account, we should disclose the material information into the books of account. If there is any immaterial information, they don't record it into the books of account, or they should not record it into the books of account. Material information means they influence the decision of the accounting users, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक मान लो अपन किसी स्कूल का अकाउंट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बड़ी स्कूल का. तो उसमें अगर अपन के पास अगर छोटा स्टॉक पड़ा है, जैसे पेंसिल, इरेजर या रजिस्टर का, तो अगर स्टेशनरी का स्टॉक अगर अपन शो नहीं करेंगे तो उस स्कूल या उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ऐसे ही जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी जैसे होंडा है या कुछ जैसे हुंडई है, अगर ये इनके पास इनकी सेल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन छोटे मोटे जैसे स्टॉक होते हैं, जैसे नट बोल के या किसी के छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, लूज टूल्स के स्टॉक, अगर ये नहीं बताए तो इनके चल सकता है. तो कहने का मतलब ये है, कोई बड़ी कंपनी या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, छोटे अमाउंट की इंफॉर्मेशन अगर नहीं शो करेगा तो उसके बिजनेस रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर कोई बड़ी, जैसे मान लो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल्स जैसे ज्यादा हो रही है, तो उसको शो करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल मान लो 10 लाख है, कितनी है 10 लाख, और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग रिपेयर का काम कराया, उसकी कॉस्ट आई है 2,50,000. सेल्स कितनी है 10 लाख, बिल्डिंग रिपेयर का काम कराया, उसकी कॉस्ट कितनी आई 2,50,000. तो ये जो कॉस्ट आई है रिपेयर की 2,50,000, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. लेकिन अगर किसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो जैसे उसकी सेल मान लो है 1 करोड़, कितनी है सेल 1 करोड़ या 5 करोड़ के इक्वल है, और उन्होंने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10,000 का बिल्डिंग रिपेयर कराया, ओनली 10,000 का, तो ये इमैटेरियल है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो चल सकता है. तो मटेरियल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे यूजर्स का डिसीजन, जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, उनका डिसीजन बदल सके, वो इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. और वैसी कोई इंफॉर्मेशन जिसका कोई भी यूजर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता हो, जिससे उनका डिसीजन चेंज नहीं होता हो, वो रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. According to the prudence principle, do not anticipate any profit, but provide for all losses and expenses. It means कि अपन जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉस है या एक्सपेंसेस है, उसके लिए अपन अलग से कोई भी अमाउंट की मतलब मैनेज करके रख देते हैं, और फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन को अपन एंटिसिपेट नहीं करते हैं, उसको अपन मानते नहीं. अपन जब तक अपने पास इनकम हाथ में नहीं आती है, कोई भी प्रॉफिट अपन को मिलता नहीं है एक्चुअली, तब तक उसको प्रॉफिट नहीं मानते हैं. मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्यूचर में होने वाला लॉस है, एक्सपेंसेस है, उसके लिए अपन पहले से ही अपनी उसके लिए अमाउंट मैनेज करके रख देते हैं. लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाली कोई भी इनकम है, गेन है या प्रॉफिट है, उसको अपन एंटिसिपेट नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं है, जब तक वो अपने हाथ में नहीं आ जाए. तो अपन बोल सकते हैं, according to this principle, do not anticipate any profit, income and gains, but provides for all losses and expenses. मतलब फ्यूचर में होने वाले कोई भी लॉस है, उसके लिए अपन पहले से अमाउंट प्रोवाइड करके मैनेज करके रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वी क्रिएट ऑल द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर लॉसेज। अपन फ्यूचर लॉसेज के लिए प्रोविजन क्रिएट करते देते हैं, रिजर्व बना देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है कि फ्यूचर के लॉस के लिए और एक्सपेंसेस के लिए अपन अपना अमाउंट प्रोवाइड करके रखते हैं, बट इनकम और गेन्स को अपन एंटिसिपेट नहीं करते हैं। उसको अपन जब तक वो अपन को मिलती नहीं है एक्चुअली में, उसको अपन नहीं मानते। ये कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। According to the cost principle or historical cost principle, all type of assets are recorded into the books of accounts at cost price. I repeat, according to the cost principle, all the assets are recorded into the books of account at cost price, not at market price. For when we record the assets into the books of account, that time we record the purchase price of the assets into the books of account, and after we depreciate that assets in every year. We depreciate that assets in every year means उस assets का जो भी depreciation होता है, जो भी यूजेज होता है, उसको अमाउंट में अपन लेस करते जाते हैं और assets की बुक वैल्यू बुक्स में शो करते हैं। ओके बेटा, assets की मार्केट वैल्यू को अपन बुक्स में शो नहीं करते हैं, assets की ओनली कॉस्ट प्राइस को ही शो करते हैं। तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल we record all type of assets into the books of account at their cost price or their purchase price. We don't record any assets at the market price. Any assets at the market price. All the assets are depreciated in every year. All the assets are depreciated in every year for their usage. Okay. Therefore, we show the cost price or book value of assets into the books of accounts. We do not show the market price of the assets into the books of accounts. इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग परचेज की। 10 साल पहले मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की 10 लाख में। कितने में? 10 लाख रुपीज में मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की है। अगर बिल्डिंग नहीं चाहो तो आप प्लॉट भी ले सकते हो, लैंड ले सकते हो। कि 10 साल पहले मैंने एक लैंड परचेज की 10 लाख रुपए में, ठीक है। उस प्लॉट को या लैंड को मैं अपनी बुक्स में कॉस्ट प्राइस पे बताऊंगा या बुक वैल्यू पर बताऊंगा। बुक वैल्यू का मतलब होता है जिसमें से अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स को यूज करने से उसके रेट में जो कमी आती है उसको अपन लेस कर देते हैं। तो एसेट्स बुक्स में किस पर शो होगी? कॉस्ट प्राइस पर या बुक वैल्यू पर, डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर। तो एसेट्स को मैंने बुक्स में शो कर दी। अब वो जैसे लैंड है या बिल्डिंग है, पहले 10 साल पहले मैंने 10 लाख में परचेज की थी, आज की तारीख में वो 1 करोड़ की हो गई है। कितने की हो गई है? 1 करोड़ की उसकी मार्केट प्राइस चल रही है। तो वो 1 करोड़ रुपए में मेरे बुक्स में शो थोड़ी करूंगा, क्योंकि जो 90 लाख रुपीज मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जब तक मैं उस बुक को, उस एसेट्स को सेल नहीं करूंगा तो उस प्रॉफिट को मैं मेरा प्रॉफिट नहीं मान सकता। आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग परचेज की, वो 10 साल पहले खरीदी थी, उसको बुक्स में मैंने 10 लाख रुपीज में शो कर दिया। और बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको मालूम है कि जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको मैं डेप्रिसिएट भी करूंगा। क्या करूंगा? डेप्रिसिएट करूंगा। लेकिन 10 साल के बाद में उस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई मार्केट में, तो उस 1 करोड़ रुपए को मैं बुक्स में शो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उस बिल्डिंग को मैंने बेचा नहीं है। मुझे अभी तो बिल्डिंग मेरे पास ही है ना। अगर मैं उस बिल्डिंग को 1 करोड़ में बेच देता हूं तो मुझे वो 90 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मैं शो कर सकता हूं। लेकिन जब तक उसको सेल नहीं करूंगा उसकी कॉस्ट प्राइस ही बुक्स में शो रहेगी, उसकी मार्केट प्राइस को अपन शो नहीं करेंगे। ओके बेटा। 8 पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है, पहले मैं यही बता देता हूं कि अपन जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको बिजनेस की इनकम और रेवेन्यू से मैच करते हैं। जिसका पलड़ा भारी होता है, जैसे इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और इनकम कम है तो लॉस हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द ईयर वी मैच द ऑल रेवेन्यू और इनकम फ्रॉम इट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अपन जो भी रेवेन्यू और इनकम होती है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस के से मैच करते हैं, उसके बाद में अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते हैं। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल अपन को ये शो करता है कि अपन इनकम और गेन और प्रॉफिट को अपन मैच करते हैं किससे? एक्सपेंसेस और लॉसेस के।
और उसके बाद में नेट जो रिजल्ट आता है वो अपना या तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट या इनकम होगा या लॉस होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसके बारे में अपन ने डबल एंट्री सिस्टम जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम, ये वो वही कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसको अपन बोल सकते हैं according to the dual aspect principle, when we record the business transaction into the books of account, we record the business transaction in two aspect. One aspect is debit and second aspect is credit. All the transactions are recorded in two aspect. It have also name of double entry system. Okay बेटा, इस प्रिंसिपल से अपन क्या करते हैं, बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एक तो डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन टू एस्पेक्ट, दैट टाइम वी कैन इजीली चेक द ऑल ट्रांजेक्शन बाय द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड बाय द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जब अपन ना बिजनेस ट्रांजेक्शन टू साइड में अपन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उनको अपन चेक इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में भी अपन ने रिकॉर्ड किया है और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया है। तो अपन उसकी जो टोटल है, जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, उसको अपन चेक कर सकते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी को अपन इजीली अपन इसमें चेक कर सकते हैं बिजनेस की, और ट्रायल बैलेंस बनाकर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। According to the revenue recognition principle, revenue is recognized when we receive the legal obligation for that amount. For example, when we goods sold and put on credit, that time the revenue is recognized. And when we receive the advance money for the sales, that time the advance money is not our revenue, that is liability for the business. It means revenue recognized means when we receive the legal obligation for that amount, that time is revenue recognized, that is we considered our revenue. ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उस समय होती है जिस समय अपन को उस अमाउंट को रिसीव करने का लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाता है कि अब वो अमाउंट अपना है और अपने को ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अपन ने गुड्स सेल कर दिया क्रेडिट में, तो अपन उस कस्टमर से क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट के लिए। और सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वी गिव सर्विस फॉर एन एंटरप्राइजेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी एंटरप्राइजेज में 2 महीने वर्क किया, 2 महीने वर्क करने पर मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो वो सैलरी मेरी इनकम होगी, उसमें वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मैं क्लेम कर सकता हूँ उस 2 महीने की सैलरी के लिए, तो वो मेरी रेवेन्यू। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 2 महीने का एडवांस दे दिया तो वो मेरी रेवेन्यू नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी है। ओके बेटा, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जिस समय होती है उस समय उसको बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ये जरूर नहीं है कि पैसे कब मिलेंगे, पैसे बाद में भी मिल सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दे आर सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। There are many type of source documents. For example, cash memo, bills, invoice, check, paying slip, debit and credit note, etc. मतलब जो भी बिजनेस की बुक्स में अपन रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस का मतलब होता है उनके लिए अपने पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि अपन ने किस पर्पज से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, उसके लिए सारे अपने के पास सबूत होने चाहिए। एविडेंस का मतलब अपने पास क्या होने चाहिए, प्रमाण या सबूत होने चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड किया है। तो अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, व्हेन वी रिकॉर्ड दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट टाइम we have evidence or source document for that transaction. All the transactions are recorded by the on the basis of supporting documents. For example, on the basis of cash memo, on the basis of invoice, on the basis of checks, on the basis of paying slip, on the basis of bank statement. ओके बेटा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं वो वेरीफाइबल होने चाहिए, जिसको अपन वेरीफाई कर सके वही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। और जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं कर सकते उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपन, उसके लिए अपन को अलग से वाउचर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके बेटा, अपन ने 11 तक अपने पॉइंट्स प्रिंसिपल के किए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करो
और इसके नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लूंगा। ओके बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मैंने जितने पॉइंट बोले हैं इतने ही आपको लिखने की मतलब जरूरत है, ज्यादा नहीं लिखें आप। ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी बना दें आप, क्योंकि एग्जाम में जो थ्योरी आती है वो बहुत कम आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो थ्योरी में आप ओनली मीनिंग और उसका जो मेन क्या आपको सेंस निकल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके बेटा, तो मैंने 11 तक जो भी प्रिंसिपल कराए हैं नोटबुक में राइट डाउन करें और अपना वर्क करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।